तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस शानदार सेशन में आपका बेहतरीन तरीके से स्वागत, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप ज़बरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। और ये शानदार अभी आप लोग एक गीत सुन रहे थे, काव्य पाठ सुन रहे थे। उस काव्य पाठ में जो गुलाब की भूमिका थी, वो अदा कर रहे होंगे, क्योंकि एक फूल जो है ना? अभी देखो हमारे फौजी प्रदीप जी जुड़े हैं। एक फूल क्या करता है? खिलता है। क्यों खिलता है फौजी जी, बताइए तो? एक फूल जो है खिलता है, क्यों खिलता है? क्योंकि अपने आसपास जो भी आएगा फूल के आसपास, उसको प्रसन्न करने के लिए, उसको खुशबू देने के लिए, और आसपास का ओहरा ज़बरदस्त कर देता है। तो ठीक उसी तरह आप भी एक फूल हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है, और समाज में जो रहने वाले लोग हैं, उनके आसपास हम जहाँ से भी गुजरें वो लोग प्रसन्न हो जाएं, और वो आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएं, सामर्थ्यशील हो जाएं, आत्मनिर्भर हो जाएं, और बेहतरीन तरीके से समाज कल्याण में उनका भी योगदान हो, आर्थिक विकास में वो सीधे सीधे भागीदार बने। ये एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो अभी आपने एक बढ़िया सा गीत सुना, है ना, डॉक्टर विष्णु सक्सेना का, कि दिल की कोरी किताब लेकर आया हूँ, है ना? दिल की कोरी किताब लेकर आया हूँ, नर्म नाजुक गुलाब लेकर आया हूँ, आपने जो लिखे ही नहीं उन सवालों के जवाब लेकर आया हूँ। तो ठीक उसी तरह हम लोग बहुत सारे काम करते रहते हैं, और कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश रहती है हमारी, ताकि कल जो सवाल आएंगे हम हमारे काम करने में, हमारे प्रमोशन एग्जाम में, उनका जवाब हम लिख पाएँ। तो आज हम सीखेंगे बेनिफिशियल ओनर के बारे में। जब भी कोई खाता खोलते हैं तो वहाँ पर समय बदलते बदलते देखिए बहुत सारे गाइडलाइंस बदलते हैं। तो जब से बैंकिंग में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो नए नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं, उन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस छोटे से सेशन में समझेंगे कि बेनिफिशियल ओनर क्या होता है किसी अकाउंट में। अगर साधारण सी बात में हम इसको समझेंगे बेनिफिशियल ओनर को, तो एक सरल भाषा में हम ये कह लें कि ऐसा खाता जिसका जो लीगल एंटिटी होता है, मतलब एंटिटी होता है, कंपनी हो गया, प्राइवेट लिमिटेड हो गया, तो इस ऐसे खातों में उनका स्वामित्व जिनके पास होता है, उनकी जानकारी बैंक को रखनी होती है, जो केवाईसी गाइडलाइन में इसका जिक्र किया गया है, और ऐसा निर्देश डायरेक्शन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को दिया गया है। तो जो खाता होंगे, अगर एकल खाता होगा, इंडिविजुअल खाता होगा, तो इंडिविजुअल खाते में तो क्या होगा, जैसे कि अभी फौजी प्रदीप जी का खाता है, तो सीधा-सीधा उनके खाते में जो भी राशि आएगा, वो उसका कानूनी स्वामित्व, उसके लाभ, उसका जो सब संपत्ति का मालिक जो होंगे, फौजी प्रदीप जी होंगे। तो ये तो सिंपल बात है। लेकिन कुछ खाते ऐसे होते हैं जहाँ पर बेनिफिशियल ओनर आइडेंटिफ़ाई करना होता है। उसके लिए क्लियर कट दिशा निर्देश दिए गए हैं भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा, और अभी उनमें बदलाव किए गए हैं, इसीलिए ये सेशन में लेके आया हूँ। तो चलिए फटाफट आप सभी को नमस्कार करते हुए, बहुत सारे साथी नमस्कार किए हैं यहाँ पर, सभी एक दूसरे से नमस्कार स्वीकार कीजिए, जय हिंद कर रहे हैं। सत्येंद्र जी, विपिन जी, सभी भाइयों बहनों को जय हिंद, नमस्कार। वाह, बहुत बढ़िया। तो सभी नमस्कार कर रहे हैं, रूपा जी भी आए हैं। तो आज हम सीखेंगे बेनिफिशियल ओनर। तो बेनिफिशियल ओनर में जाने से पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ केवाईसी। केवाईसी जो है, जो संकल्पना आई है केवाईसी की, वो इसलिए आई है ताकि देश में जो भी पैसे का लेन-देन होता है, वो जो भी लेन-देन कर रहा है, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। कहाँ से जो चैन गया है पैसे का, वो अगर समय पर लीगल तरीके से, कानून के तरीके से उसको जाँच किया जाए तो पकड़ में आना चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ जा रहा है, उसका बेनामी खाता नहीं होना चाहिए। अगर कोई ट्रांज़ैक्शन किया गया है, तो बेनामी खाता नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अगर धन कहीं जमा हो रहा है, काला धन के रूप में जमा हो रहा है, तो वो जमा नहीं हो पाना चाहिए। फिर काला धन जमा होने के बाद, फिर वो लेयरिंग इंटीग्रेशन के माध्यम से फिर सिस्टम में अगर वो व्हाइट मनी बनाए जा रहे हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया में
रोक कैसे लगेगी, उसके लिए केवाईसी का जो शुरुआत की गई, नो योर कस्टमर, आप अपने कस्टमर को कैसे जानें। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये आती है, अगर केवाईसी के बारे में पूछा जाए तो आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आप इस तरह से अगर पूछा जाए तो बता सकते हैं कि महोदय, बैंकों के द्वारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होने की वजह से केवाईसी गाइडलाइन का पालन करना होता है, और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुसार केवाईसी जो है वो मैंडेटरी जो अनुपालन करना होता है, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए, काले धन जमाखोरी को रोका जाए, साथ ही साथ अगर धन का उपयोग टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए हो रहा है तो उसको भी रोका जाए। मतलब जहां भी काला धन और जो बेनामी संपत्ति आता है सिस्टम में, फाइनेंशियल सिस्टम में, तो उसमें रोक लगा जाए, ताकि अगर कोई उसका उपयोग देश के विरुद्ध करना चाहता है तो उस पर जो है हम लोग एक मजबूत सिपाही के तौर पर रोक लगाएं। जैसे आप बॉर्डर पे सिपाही तैनात होते हैं ना फौजी जी, है ना, बॉर्डर पे सिपाही तैनात होते हैं कि कोई बाहरी जो है शत्रु हमारे पास ना जाए, ठीक उसी तरह आप क्या हैं फौजी जी, आवाज आ रही है मेरी, आप भी एक हाँ सर। आर्थिक सिपाही हैं काउंटर पे। तो आपका क्या दायित्व बनता है कि ऐसी कोई भी गतिविधि जो हमारे आर्थिक सिक्योरिटी जो है उसको, सुरक्षा को, या आर्थिक जो हमारी गतिविधि है उसको नुकसान पहुंचाने आता है, तो उस पर हम चौकसी बरतें, उसको पकड़ लें वहां पर। तो वाई केवाईसी, केवाईसी की जरूरत क्यों है और केवाईसी क्या है। केवाईसी जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं उनको उन फाइनेंशियल गतिविधि शुरू करने से पहले अगर कोई संबंध बनाते हैं ग्राहक से, तो उनको केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। केवाईसी की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो वित्तीय संस्थानें हैं वो अपने ग्राहक को जानते हैं, ताकि समय आने पर उस ग्राहक को कहीं भी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रस्तुत कर पाएं, उसके साक्ष्य प्रस्तुत कर पाएं, ताकि उसके द्वारा अगर कोई गलती की जाए, कोई अपराध किया जाए, तो उसको उसका दंड मिल पाए, उसको पकड़ पाएं। और इसकी ज़रूरत जो यहाँ पर लॉ में दिया गया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंस। तो बैंकों में ऐसी आर्थिक गतिविधि जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंस को रोक सके, साथ ही साथ अगर जमाखोरी का धन अगर सिस्टम में आता है इंटीग्रेशन के माध्यम से, लेयरिंग के माध्यम से, तो उस पर रोक लगे, इसके लिए केवाईसी जरूरी है। अब केवाईसी में जब हम इंडिया अगर देश में बात करें तो केवाईसी के माध्यम से हम लोग जो है उसको पकड़ते हैं, लेकिन अगर इंटरनेशनली देखेंगे तो वहाँ पर एफएटीएफ होता है। क्या होता है? एफएटीएफ होता है, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये ज़्यादातर फुल फॉर्म के रूप में पूछा जाता है, या इंटरव्यू में पूछते हैं कि एफएटीएफ क्या है। तो आप ऐसा बता सकते हैं कि एफएटीएफ एक ऐसी संस्था है जो इंटरनल गवर्नमेंटल बॉडी इस्टेब्लिश किए हैं 1989 में। बहुत सारे देश के लोग मिलकर इसको एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी बनाए हैं, और यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड तैयार किए गए हैं, और इसमें कुछ रेगुलेटरी ऑपरेशनल मेजर गाइडलाइन तय किए गए हैं, ताकि किसी भी देश में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंस कॉम्बेटिंग को रोका जाए। तो पूरे अगर विश्व की बात किया जाए तो उसमें एक संस्था बनाई गई है, सभी देश के लोग मिलकर, और ये इसकी स्थापना 1989 में हुई, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये टास्क फोर्स बनाया गया ताकि ये एक लीगल रेगुलेटरी ऑपरेशनल मेजर्स तैयार करें, जिसके माध्यम से पूरे देश में एक दूसरे देश में अगर कहीं पर भी फाइनेंशियल कॉम्बेटिंग हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रहा है, तो उस पर रोक लगी जाए, उसको शिकंजा कसा जाए, उसको दंड दिया जाए, या उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए, उसको कमज़ोर बनाया जाए, ताकि वो इस पैसे का इस्तेमाल दूसरे देश में आतंकवादी गतिविधियों के लिए न करे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि किसी पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इस पर ब्लैक लिस्टेड कर दिया, इस संस्था को ब्लैक लिस्टेड किया। तो ये एफएटीएफ करता है, क्योंकि ये इंटरनेशनली इसको बनाया गया है, इसकी स्थापना की गई है।
अगर हम दूसरे तरीके से देखें कि जहां पर भी पैसों का इस्तेमाल दूसरे देश को आतंकवादी गतिविधियों तथा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो वहां पर एफएटीएफ जो है ये उसको रोकने के लिए इंटरनेशनली जो है उसको फाइनेंशियल स्टेप उसको रिस्ट्रिक्शन देता है, तो इसको बोलते हैं एफएटीएफ। अब बात आती है यहाँ पर पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में आया। फिर उसमें एक आया है 2005 में मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में आया, जिसके बारे में एक अलग से सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पीएमएलए एक्ट में क्या क्या मुख्य सेक्शन है जिसको हमको याद रखना है। लेकिन अभी सिर्फ इतना ही जानिए, पीएमएलए में एक्ट आया था 2002 में, और दूसरा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग आया था 2005 में, रूल्स आया था जिसमें मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड है। आप कौन से रिकॉर्ड को कितने दिन तक रखते हैं, जैसे कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट की गई है तो ट्रांजेक्शन डेट से 5 साल तक रखना है। अगर कोई फेक करेंसी नोट पुलिस के द्वारा वापस बैंक को दिया गया तो जब से वापस दिया गया तब से 3 साल तक रखना है। क्यों? क्योंकि उसको एविडेंस के तौर पर रखा जाता है और उसको सजा सुनाई जाती है। तो ये लीगल फ्रेमवर्क जो बना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, और बाद में इसमें रूल बनाया गया 2005 में मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। इनका मुख्य जो उद्देश्य है कि जो भी फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म है उन पर काउंटरिंग की जाए और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसके लिए फ्रेमवर्क बनाया जाए। तो ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और रूल 2005 को जो है समय समय पर अमेंड किया जाता है। साथ ही साथ अभी जैसे एक चेंज आप लोग देखे होंगे, पहले बैंक का इस्तेमाल किया जाता था, बैंक लिखा जाता था, लेकिन अभी जहां बैंक है वहां पर बैंक नहीं लिखा जाता है। अभी देखो क्या लिखा जाता है, रेगुलेटेड इंटिटीज लिखा जाता है। तो ये 2021 में ये चेंज हुआ है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पहले लिखा जाता था, बैंक्स लिखा जाता था, अब है रेगुलेटेड एंटिटीज लिखा जाता है। रेगुलेटेड एंटिटीज मतलब ऐसी कोई भी संस्था जिसको भारतीय रिजर्व बैंक रेगुलेटेड करता हो। अलग अलग चीज़ें जो सेबी के सेबी से रेगुलेटेड अलग होगा, आरबीआई से रेगुलेटेड अलग होगा, तो इनको बोलते हैं रेगुलेटेड एंटिटीज। तो अगर रेगुलेटेड एंटिटीज जिसमें बैंक भी आता है, एलआईसी भी आते हैं, और जो म्यूचुअल फंड वगैरह जो ऑपरेट करते हैं वो भी आते हैं, उनको ये सुदृढ़ता से निश्चित करना है कि जो भी उनके कस्टमर हैं उनका आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर कंप्लीट करना है अकाउंट का रिलेशन बनाने के समय, और उसको समय समय पर मॉनिटर करना है। तो जब आप शाखा में काम करते हैं तो न केवल आपका खाता खोलने का काम है, बल्कि खाता खोलने के साथ साथ उसकी कड़ी निगरानी करनी है। फौजी प्रदीप जी समझ रहे हैं ना? आप ड्यूटी पे जाते थे फौज में तो कैसे करते थे बताइए? ड्यूटी पे चले गए तो आपको कितनी निगरानी रखनी पड़ती थी? बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है सर। चौकन्ना रहना पड़ता। मान लीजिए किसी को आप परमिशन भी दे दिए एंटर करने के लिए, सब उसके पास दस्तावेज है, फिर भी उसके बाद उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते थे, है ना? एक्टिविटी सर ऑब्जर्व करते। ठीक उसी तरह आप सोचिए, बैंक में पहली कड़ी है केवाईसी, और उसके 4 पिलर हैं। पहला पिलर है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी है, उसको और डिटेल से बताएंगे बाद में। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, आप अगर एक्सेप्ट करते हैं तो आपको एक इम्पाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। इम्पाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट के तहत कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी होती है। फिर होता है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, उसको कड़ी निगरानी करना पड़ता है कि कस्टमर को कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि यही फौजी प्रदीप जी हैं, यही बबलू यादव हैं, यही अभिषेक कुमार है। कैसे हम ये माने कि ये जो शख्स हमारे सामने खड़ा है वही है? तो उसके लिए व्यापक आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर है। फिर उसके बाद काम खत्म नहीं होता है खाता खोलने के बाद, जैसे ज़्यादातर लोग सोचते हैं खाता खोल लिए चले गए, नहीं। उसके बाद होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। वो जो कस्टमर जिसको आपने बैंक में ऐड किया है वो कौन से रिस्क में है, लो रिस्क में है, मीडियम रिस्क में है, हाई रिस्क में है। फिर अगर उस रिस्क का हम रिव्यू करना है 6-6 महीने में, ये सारी प्रक्रिया करनी होती है। उसके बाद होता है आपका मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, उसके खाते में कैसी मॉनिटरिंग हो रही है, क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसकी रेगुलेटेड एंटिटीज होने की वजह से हमें ये इसका कंप्लायंस करना बहुत आवश्यक होता है। अगर इस कंप्लायंस में कोई कमी पाई जाती है तो आप समय समय पर सुनते भी होंगे, इस बैंक को इतना पेनल्टी हो गया, उस बैंक को इतना पेनल्टी हो गया।
तो ये केवाईसी जो है इसका महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि केवाईसी गाइडलाइन जब पालन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को जो दिशा निर्देश देता है, जो पावर है, वो पावर है उनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। तो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो पूछता है वो यही पहला जो यहाँ पर एक दिख रहा है बुलेट पॉइंट में, कि कौन से सेक्शन के तहत पावर का इस्तेमाल करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को केवाईसी गाइडलाइन के लिए डायरेक्शन देता है। तो वो है अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो इसमें और भी सेक्शंस है जिनका इस्तेमाल करता है, क्योंकि आरबीआई जो है अपने रेगुलेटेड एंटिटीज में मल्टीपल टाइप के काम देखता है, जैसे पेमेंट सेटलमेंट हो गया। लेकिन जो पूछा जाता है सवाल, वो प्राइम सवाल पूछा जाता है कि कौन से सेक्शन के तहत आरबीआई जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत देता है डायरेक्शन बैंकों को, वो है 35A। तो आप 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को याद रखेंगे, इसके तहत बैंकों को उसको डायरेक्शन देता है। वैसे 35A में बहुत सारे डायरेक्शन देता है, लेकिन ये केवाईसी गाइडलाइन उसमें प्रमुखता से डायरेक्शन है। फिर आता है आरबीआई एक्ट, क्योंकि जहाँ पैसे का लेन देन चलता है, करेंसी का लेन देन चलता है, तो फेक करेंसी भी आते हैं, इसीलिए यहाँ पर सेक्शन एक दिया गया 45ZJA, 45K, 45L ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। तो इसका भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि यहाँ पर करेंसी से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। फिर आता है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, इसका भी सेक्शन 10(2) के तहत डायरेक्शन देता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति बैंक में खाता खोला है वो पेमेंट सेटलमेंट कर सकता है, आरटीजीएस कर सकता है, एनईएफटी कर सकता है, इसलिए ये एक्ट भी काम आता है। और एक आता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, तो ये अंडर सेक्शन 11 के तहत भी डायरेक्शन देता है। और एक तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड 2005। तो इतने सारे जो आपके सेक्शंस और रेगुलेशंस हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को कुछ गाइडलाइन देता है, डायरेक्शन देता है कि अगर आप किसी कस्टमर को एक्सेप्ट करते हो, रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, तो आपको ये चीज़ें पालन करनी है। और अगर कोई हादसा हो गया या कोई रिपोर्टिंग हो गई तो आपको ऐसे ऐसे रिपोर्टिंग करना है, इसके लिए डिटेल गाइडलाइन देता है। ज़्यादातर प्रमोशन एग्जाम में 35A का आता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये सारे जो हैं सेक्शन से इस्तेमाल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग में ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। पेमेंट सेटलमेंट हो गया, कैश रिलेटेड हो गया और फॉरेन एक्सचेंज। तो ये तो एक साधारण सी बात हो गई। अब हम पढ़ेंगे बेनिफिशियल ओनर, जो आज का मेन टॉपिक है। तो आगे जो है बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आने वाले में, नई नई चीज़ें, लेकिन आज के पूरे सेशन में हमारा मुख्य जो फोकस रहेगा वो है बेनिफिशियल ओनर को जानने के लिए। तो अगर साधारण सी बात में, जैसे कि अभी आपको शुरू में भी बताया, अगर हम बेनिफिशियल ओनर की बात करें तो जो भी खाता हम संचालित करते हैं बैंक में ग्राहकों के बिहाफ पे, तो उसका एक मालिक होना चाहिए, एक मालिक होना चाहिए। तो जैसा हमने सिंगल अकाउंट में कहा, तो उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं, सिंगल अकाउंट में मालिक हैं हमारे फौजी प्रदीप जी का खाता खोला, वही मालिक है। जॉइंट अकाउंट है, फौजी जी हैं और यहाँ पर और कोई साथी हैं, बबलू यादव हैं, तो दोनों जो हैं वो मालिक हैं। लेकिन कई ऐसे एंटिटीज़ हैं जो इकाई के तौर पर खाता खोलते हैं या कंपनी के तौर पर खाता खोलते हैं, उनमें बेनिफिशियल ओनर वैसे लोगों को बोलते हैं, या उसका मतलब ये होता है कि वे लोग जो अंततः उस संपत्ति के मालिक हैं या उस पर नियंत्रण रखते हैं, या कोई ऐसा चीज जिससे कि वो उसको रूल करते हैं, उसको बोलते हैं बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर का मतलब उन लोगों से है जो अंततः उस संपत्ति के मालिक होते हैं, या उस पर नियंत्रण रखते हैं, या वो उसके डिसीजन से उस चीज को वो ऑपरेट करते हैं, तो इसको बोलते हैं बेनिफिशियल ओनर। तो बेनिफिशियल ओनर को यहाँ पर जैसे लिखा है, यहाँ पर रीड, वेयर द कस्टमर इज ए कंपनी, द बेनिफिशियल ओनर द नेचुरल पर्सन। यहाँ पर अगर कंपनी की केस में अगर देखेंगे, चलिए एक कंपनी से पहले हम इंडिविजुअल के केस में जैसा देखें, इंडिविजुअल के केस में क्या होगा, जो इंडिविजुअल का खाता है वही बेनिफिशियल ओनर होगा, वही उसका स्वामित्व जो है, लाभकारी स्वामित्व वही होगा।
लेकिन अगर कंपनी के केस में बात करेंगे बेनिफिशियल ओनर, तो कंपनी के केस में जो बेनिफिशियल ओनर होंगे वो एक नेचुरल पर्सन होंगे। कंपनी क्या है, वो जो है नेचुरल पर्सन नहीं है, मतलब कंपनी कभी मरती नहीं है। लेकिन बेनिफिशियल ओनर की जहाँ बात होती है, तो बेनिफिशियल ओनर जो होता है वो नेचुरल पर्सन होता है। कौन सा पर्सन होगा? नेचुरल पर्सन होगा, जो उस कंपनी में एक्टिंग होगा, और अकेले भी हो सकता है, मिलकर भी हो सकता है, और बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। लेकिन सच बात यह है कि ऐसे व्यक्ति बेनिफिशियल ओनर होंगे जो अपने हाथ में कंट्रोल रखते हैं, ओनरशिप रखते हैं, या उसका इंटरेस्ट रखते हैं, या उस कंपनी में अंततः मालिक होते हैं। ये इस पूरे स्क्रीन का मतलब है। Where the customer is company, the beneficial owner is the natural person who, whether acting alone or together, have a controlling ownership interest or who exercise control through other means। अगर उस पर वो कंट्रोल करते हैं, संपत्ति पर अधिकार रखते हैं, तो बेनिफिशियल ओनर हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक कहती है अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसे कंट्रोल करता है तो उसका डिटेल्स आपके पास होना चाहिए, उसकी केवाईसी पूरी होनी चाहिए, उसका सीआई बना के रखिए। अब कंपनी के केस में यहाँ पर एक बात कही गई है कि कंपनी के केस में मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, तो किसको बेनिफिशियल ओनर मानेंगे? तो कंट्रोलिंग ओनरशिप इंटरेस्ट मीन्स ओनरशिप ऑफ द इंटाइटलमेंट ऑफ मोर देन 10% ऑफ द शेयर और कैपिटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अगर कोई व्यक्ति उस कंपनी के शेयर या उसके कैपिटल या उसके प्रॉफिट का 10% से ज़्यादा हिस्सा अपने पास रखता है, तो वो होगा आपका बेनिफिशियल ओनर। यस, रविंद्र चकोतिया जी कह रहे हैं आर्टिफिशियल पर्सन। हाँ, आर्टिफिशियल पर्सन खाते खोलेगा ना, तो वहाँ पर हमको बेनिफिशियल ओनर जो है हमको लिंक करना होता है कि उसका बेनिफिशियल ओनर कौन है। तो यहाँ पर देखिए बेनिफिशियल ओनर कंपनी के केस में होगा ऐसा व्यक्ति जिसका कैपिटल, शेयर कैपिटल जो परसेंटेज है वो 10% से ज़्यादा होगा। पहले ये जो चेंज हुआ है, ये अप्रैल मई में चेंज हुआ है 2023, अभी 2 महीना पहले, 2-3 महीना पहले। तो ये पहले 25% था, अब इसको कम करके 10% कर दिया। मतलब आप सोचिए कि कितना सूक्ष्मता से वो अध्ययन करना चाहते हैं। पहले ये 25% था, 25% तक शेयर का, तो लोग 20-20% शेयर में रखते थे, बेनिफिशियल ओनर नहीं है बोलते थे। लेकिन अब इसको कहा कि 10% से ज़्यादा का अगर शेयर रखते हैं, कैपिटल है, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी में कंट्रोल है, उनका इंटरेस्ट है, तो उसको बेनिफिशियल ओनर करेंगे। ये बदलाव किया गया, पहले ये 25 था, अभी इसको 10 कर दिया गया। कंट्रोल का मतलब यहाँ बताया गया है कि उनके पास कुछ अधिकार होता है कि वो डायरेक्टर हो सकता है, मैनेजमेंट का आदमी हो सकता है, पॉलिसी डिसीजन बनाता है, शेयर होल्डिंग के में अपना भाग लेता है, वोटिंग एग्रीमेंट्स रखता है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कंट्रोल का मतलब यहाँ पर समझाया गया है। हमें बस इतना समझना है कि अगर किसी कंपनी में अगर कोई व्यक्ति 10% से ज़्यादा का शेयर कैपिटल शेयर रखता है, कैपिटल शेयर रखता है, तो उसे बेनिफिशियल ओनर में हमको एंट्री करनी है और उसका सारा ड्यू डिलिजेंस आपको करना है। ये हो गया कंपनी के केस में। तो अभी हम 2 चीज़ें देखे हैं। इंडिविजुअल में बेनिफिशियल ओनर इंडिविजुअल होगा। कंपनी के केस में बेनिफिशियल ओनर वो होगा जो व्यक्ति 10% से ज़्यादा का शेयर कैपिटल पैटर्न रखता हो। अब आते हैं पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म में बेनिफिशियल ओनर जो है वो व्यक्ति कहलाएगा जिनका वो शेयर कैपिटल जो है पार्टनरशिप में 15% से ज़्यादा है, 15% से ज़्यादा है। अब यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म में ये बात कही गई है, वेयर द कस्टमर इज ए पार्टनरशिप फॉर्म, द बेनिफिशियल ओनर इज द नेचुरल पर्सन। बेनिफिशियल ओनर हमेशा नेचुरल पर्सन होगा, वेदर एक्टिंग अलोन आर टुगेदर, दो वन आर मोर जुडिशियल पर्सन। तो अगर उसका ओनरशिप, उसका शेयर कैपिटल परसेंटेज जो है वो 15% से ज़्यादा है, तो वो बेनिफिशियल ओनर कहलाएगा। और बेनिफिशियल ओनर होने का मतलब ये हो गया कि आपको उसका पूरा डिटेल, उसका सीआईए बनाना पड़ेगा। उसके 4 पार्ट होते हैं, पर्सनल डिटेल, एडिशनल डिटेल, फिर उसके बाद ड्यू डिलिजेंस, और उसके बाद उसका सारा बिजनेस का डिटेल लेना पड़ेगा, उसकी केवाईसी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर फौजी प्रदीप जी कह रहे हैं सर, इफ इन ए कंपनी मोर देन 1 पर्सन हैज शेयर ऑफ मोर देन 10%, देन
हु विल द बेनिफिशियरी, जिस व्यक्ति का अगर शेयर 10% से ज़्यादा है उसको बेनिफिशियल ओनर कहलाएंगे। अगर ऐसे 10 लोग होंगे तो 10 बेनिफिशियल ओनर होंगे, सभी का हमको वहाँ पर ऐड करना पड़ेगा उस कंपनी में। और पार्टनरशिप में अगर उनका कैपिटल या प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म जो है 15% से ज़्यादा है तो उसको बेनिफिशियल ओनर में ऐड करेंगे। अब आते हैं बेनिफिशियल ओनर एसोसिएशन में। एसोसिएशन क्या होता है, जैसे सोसाइटी हो गया और आपका ट्रस्ट हो गया, ये सारे एसोसिएशन है। तो बेनिफिशियल ओनर इसमें हम कैसे देखेंगे कि वेयर द कस्टमर इज एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एसोसिएशन मतलब मान लीजिए 100 लोग इकट्ठा हो गए, एसोसिएशन बना लिए, 40 किसान इकट्ठा हो गए, एसोसिएशन बना लिए, तो इसको बोलते हैं एसोसिएशन। सोसाइटी बना लिए तो अन इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और ऐसे उन्होंने एक एसोसिएशन बना लिया और वो एसोसिएशन खाता खोलना चाहता है आपके पास, तो उसका बेनिफिशियल ओनर कौन होगा? बेनिफिशियल ओनर हमेशा जो है नेचुरल पर्सन होगा और वो व्यक्ति बेनिफिशियल ओनर होगा जो उस एसोसिएशन में जो कैपिटल है, प्रॉफिट है, उसका 15% से ज़्यादा जो है उसमें ओनरशिप रखता हो, उसका मालिकाना जो शेयर रखता हो 15% से ज़्यादा उस प्रॉपर्टी का, उस कैपिटल का, या जो एसोसिएशन ने जो भी कैपिटल बनाया, संपत्ति बनाई उसका, तो उसको बेनिफिशियल ओनर कहेंगे एसोसिएशन में। और पार्टनरशिप में भी 15% है और यहाँ पर जो है आपका एसोसिएशन में 15% है। और एक आता है ट्रस्ट में, तो ट्रस्ट में जो है 10% है। तो एसोसिएशन मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इकट्ठा हो गए, तो वहाँ पर अगर एसोसिएशन बना, खाता खोला, तो वहाँ पर 15% है। और ट्रस्ट में अगर बेनिफिशियल ओनर देखेंगे कि जब कोई कस्टमर ट्रस्ट वाला कस्टमर होगा तो वहाँ पर हमको आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनर इस तरह से करना है कि अगर उस ट्रस्ट का बेनिफिशरीज वो 10% से ज़्यादा उसके इंटरेस्ट आता हो उस ट्रस्ट से, या उसका शेयरिंग पैटर्न 10% से ज़्यादा उसको मिलता है, तो उसको बेनिफिशियल ओनर मानेंगे। और उसका इफेक्टिव कंट्रोल या उसका कंट्रोल उसके पास ज़्यादा है और उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है, उसका बेनिफिशरी का उसका 10% से ज़्यादा है, तो वो ट्रस्ट का बेनिफिशियल ओनर होगा। तो 4 तरह के हम अभी बातें देखें। एक तो इंडिविजुअल में बेनिफिशियल ओनर की बात ही नहीं है, क्योंकि जो इंडिविजुअल अकाउंट है वही बेनिफिशियल ओनर है 100%। दूसरा, कंपनी के केस में बेनिफिशियल ओनर, कंपनी अगर खातेदार है तो कंपनी के केस में वो बेनिफिशियल ओनर होगा। बेनिफिशियल ओनर का मतलब है लाभकारी स्वामी। लाभकारी स्वामी में उसकी गणना की जाएगी अगर उसका शेयर कैपिटल, उसका हिस्सा जो है वो 10% से ज़्यादा हो। और पार्टनरशिप में जो बेनिफिशियल ओनर होगा अगर उसका हिस्सा कैपिटल में 15% से ज़्यादा हो या प्रॉफिट में। और एसोसिएशन में हमने देखा कि अगर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर एक एसोसिएशन बनाते हैं और खाते खोलते हैं, तो वहाँ पर जो बेनिफिशियल ओनर होगा ऐसा व्यक्ति जिसका उनका इंटरेस्ट जो होगा एसोसिएशन में या उसका शेयरिंग जो होगा 15% से ज़्यादा हो। और ट्रस्ट के केस में ये 10%। तो ये पहले जो ट्रस्ट था इसमें भी 25% था, कंपनी के केस में 25% था, लेकिन अभी कंपनी के केस में 10% कर दिया, ट्रस्ट के केस में 10% कर दिया और पार्टनरशिप के केस में 15% कर दिया। पहले भी पार्टनरशिप में 15 था और एसोसिएशन के केस में जो पहले 25% था उसको 15% कर दिया। तो ये बेनिफिशियल ओनर का एक छोटा सा आपको सेशन था, लेकिन आपको याद आ गया होगा क्योंकि सर गुड इवनिंग सर। आप जो है बेनिफिशियल ओनर के बारे में जान पाए हैं। यस, वेरी गुड इवनिंग राजू नयन जी, कैसे हैं आप? शानदार शानदार हूँ सर। जो है ना बात। मैं ये कह रहा था सर कि अगर कंपनी का और ट्रस्ट का 10% है, बाकी सबका 15%, ऐसा कहा जा सकता है क्या सर? हाँ हाँ, कंपनी कंपनी का और ट्रस्ट का 10% है। और आप देखिए ना कि ऐसा खाता जो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं कौन कौन होते हैं। मान लीजिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा, है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा, या तो फिर आपका एसोसिएशन होगा, सोसाइटी होगा, क्लब होगा, और आपका
पब्लिक कंपनी होंगे, तो इनमें बेनिफिशियल ओनर आपको करना है। तो आरबीआई ने ये कहा है कि जब भी ऐसे फॉर्म का खाता खोलेगा तो वहाँ पर बेनिफिशियल ओनर आप उनको ऐड करेंगे। मतलब उनके खाते का नाम जरूर होगा उस एसोसिएशन के नाम से, लेकिन उनके साथ लिंक्ड होंगे उनके सीआईएफ, लिंक्ड होंगे और उस पर सारे डिटेल लेने होंगे उनके। क्यों? क्योंकि उनके वो बेनिफिशियल ओनर हैं। बेनिफिशियल ओनर कंपनी के केस में अगर वो कैपिटल, शेयर कैपिटल में या प्रॉफिट में, स्वामित्व में अगर 10% से ज़्यादा हिस्सा रखते हैं और ट्रस्ट में 10% से ज़्यादा, सोसाइटी एसोसिएशन में 15% से ज़्यादा, पार्टनरशिप में 15% से ज़्यादा। ठीक है राजू नैन जी, क्लियर हो गया? हाँ क्लियर है सर, थैंक यू सर। ओके, तो इसमें बदलाव हुआ है। पिछला जो है उसमें 25% था, लेकिन मैंने यही बताया कि बैंकिंग में समय के साथ बदलाव होते हैं और उस बदलाव को हमको बहुत सूक्ष्मता से समझना है, क्योंकि सरकार चाहती है कि और एकदम से सूक्ष्मता से जो जो इसमें प्रॉफिट पा रहे हैं उनको पकड़ होनी चाहिए, उनके पास आंकड़े होने चाहिए, उनके डिटेल्स होने चाहिए, ताकि समय समय पर कानून के अनुसार अगर उनकी ज़रूरत पड़ी तो उनको खड़ा कर पाएँ, उनको रख पाएँ। तो हजार उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब, चलते रहिए साहब। हैं फौजी जी, क्या बात कह दी हमने ना? बिल्कुल सही बात है सर। कि हजार उलझने, क्या लगता है आज हम पढ़ के गए हैं तो कल उलझन नहीं आएगा, कल नया उलझन आ जाएगा, कल नई चीज आ जाएगी। तो फिर भी हम क्या करेंगे? कोशिशें बेहिसाब, हजारों उलझने राहों में मिलेंगे, लेकिन हम भी कम नहीं है साहब, हम भी करेंगे कोशिशें बेहिसाब, क्योंकि हम सब मिलकर सीखते हैं कि ये जिंदगी चलते रहने का नाम, इसलिए हम सभी चलते रहेंगे जनाब, चलते रहेंगे साहब। और आशियां को जहां जिद्द है बिजलियां गिराने की, तो वहां हमें भी जिद्द है आशियां बनाने की। आप देखे होंगे हमेशा बैंकिंग में, भले वो मैनुअल लेवल में भी हो, उस समय भी दिक्कतें थी, आज भी दिक्कतें हैं, लेकिन आप लोग देखिए पूरे सिस्टम को कितना अच्छे से चला रहे हैं। मतलब रास्ता तो है ही है हमारे पास, बस इसमें आपको लगता होगा कि आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाता होगा बैंक में, लेकिन आप सोचिए कि एक पूरे देश की इकोनॉमी, बैंक के जो बैंक में काम कर रहे हैं 10 लाख जो मजबूत सिपाही हैं, है ना, उनके ये सिपाही जो हैं एकदम अलर्ट, सतर्कता के साथ, और ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा है। अगर अगर देखेंगे ना दूसरे जगह से, बैंकिंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, और यहाँ का जो सिस्टम है, जो फाइनेंशियल सिस्टम है, और जो भी आपके फाइनेंशियल सिस्टम को रन करने का जो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, वो इतना बेहतरीन है कि इस पर सरकार को काफ़ी भरोसा है। इसलिए आप देखे होंगे कौन सा काम बचा है जो बैंकों के माध्यम से ना हो। सब्सिडी से लेके सारे जो बेनिफिट है जो पब्लिक को हैं, वो सारे बैंकों के माध्यम से होते हैं। तो आशा करता हूँ कि एक छोटा सा सेशन है, आपको इसमें मुख्य बातें हैं जो आप सर गुड बेनिफिशियल इवनिंग ओनर को सर। जान पाए। वेरी गुड इवनिंग शिवाजी, कैसे हैं? बस बड़े, आप कैसे हो सर? एकदम बढ़िया, जबरदस्त, शानदार। बहुत दिन बाद आपका आवाज सुना तो बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा लगा? आप तो बिल्कुल समझ गए होंगे ना एकदम, आप जबरदस्त सब चीज आप समझ गए ना। बेनिफिशियल ओनर क्या होता है जी शिवाजी? जी 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 सर। क्या होता है बता दीजिए जरा हमारे साथियों को। हेलो हाँ, बेनिफिशियल ओनर क्या होता है? हेलो। हाँ हाँ। बेनिफिशियरी बेनिफिशियरी जो ओनर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केवाईसी जो डिफाइन किया है वो बहुत अच्छा है, जो बैंकर के लिए बहुत अच्छा, मतलब कस्टमर को पूरा बांध के रखा है हम लोगों ने, और जो भी है पर्सन उसी को हम डेडिकेट कर सकते हैं। ओके, सबसे ज्यादा जो नोटिस आता है ना, वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ जो मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रूल 2005 के तहत आता है। पता नहीं जी आप सर। लोग के पास आता नहीं आता है, लेकिन मेरे पास सबसे ज्यादा नोटिस इसका आता है, और उसका समन्स आते हैं, उनमें हमको एविडेंस रखना होता है। जैसे किसी ने फाइनेंशियली अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन किया है, तो आपको मैं एक चीज बता दूं, पिछला जब वो लेन देन हुआ था ना, तो जो आपका एक बार लीगल टेंडर नहीं था, 1000 के नोट बंद हो गए थे, 500 के नोट, तो उनके नोटिस अभी भी आते हैं, तो उनमें केवाईसी देना होता है, भले ही खाता
जो है क्लोज हो गया तब भी, तो आपको केवाईसी सबमिट करना होता है, फिर वो एक्शन लेते हैं, आपका काम उतना ही होता है। अगर नहीं दे पाओगे तो दंड का प्रावधान है, आपको मौका देता है, नोटिस देके फिर करता है। तो साथियों अभी सेशन में से मैं विदा ले रहा हूँ, लेकिन हमारे सर एक एक साथी, सवाल था मेरा सर, हाँ थोड़ा सवाल लेंगे, एक होनहार एक साथी डाउट। जुड़े हैं श्वेता जी, अभी आगे का सेशन लेंगे, तो आप लोग उनको भी साथ दीजिएगा, उनको भी सुनिएगा। यस, सवाल लेते हैं फौजी प्रदीप जी का। सर जैसे किसी का खाता ये एनपीए हो गया है, हम्म। जिसमें D1 हो या सब स्टैंडर्ड हो, D2 D3 या लॉस में भी है, तो पीएम किसान सम्मान का जो 2,000 रुपए आता है, तो क्या राइट ऑफ सेटअप के तहत उसको नहीं एडजस्ट कर सकते हैं? पीएम सम्मान निधि योजना में ये एक बात लिखी गई है कि इस राशि का जो है वो इस्तेमाल जो है नहीं करना है करके आपको गाइडलाइन दिया गया है। सर उसको आप कब्जा नहीं कर सकते, उसको सेट नहीं कर सकते, ऐसा दिया गया है उसमें। जैसे कि एसएचजी में भी बोला गया है ना कि अगर एसएचजी में उनके सेविंग खाते में लियन नहीं लगा सकते, तो ठीक उसी तरह सर का पीएम सम्मान में भी दिया गया है, किसान को सर्वाइवल के लिए दिया गया है, इसमें नहीं कर सकते हैं। उसके कंसेंट से आप उसको कर सकते हैं या उसको नोटिस देके आप कर सकते हैं, लेकिन कई केसेस ऐसे हैं मैं देखा हूँ जहां पर सम्मान निधि का पैसा आया है उसको सीधे केसीसी में डाल दिया गया है, उसको नहीं दिया गया है, तो कोर्ट में वो हार गए हैं। तो कोर्ट, कोर्ट में केस में। हाँ कोर्ट में हार गए हैं। आप 2,000 2,000 करके 6,000 रुपए के लिए 25,000 रुपए का कंपनसेशन देना पड़ा है। तो आप उसने एक उनने गाइडलाइन में ये दिया है कि उनका पैसा आ गया, आप उनके पैसे को होल्ड भी नहीं लगा सकते, होल्ड भी नहीं सर लगा। हाँ, उनसे आपको ये कहा गया है कि उनसे परस्यू करके उनके खाते से निकाले और फिर उसके बाद कैश रिकवरी दे दे, तो आप बचे रहेंगे। पता चला आपने खाते से डेबिट कर दिया तो हो सकता है आपके खिलाफ भी आ जाएगा कि आप पीएम स्वनिधि उस पे, वो पैसा तो आपका है नहीं, ऐसा करके वो गवर्नमेंट ने उसको कुछ अलग उद्देश्य से दिया, ऐसा करके बोला गया। और अगर नोटिस वगैरह प्रॉपर दिए हैं तो आप कई केसेस जीते भी हैं कि ग्राहक को नोटिस दिए हैं तो, ठीक है। तो कुल मिला के धन्यवाद। साधारण सी बात ये देख लीजिए, उस पैसे को नहीं मत करना। करिए, उसके बजाय उससे ना फाइनेंशियल लिटरेसी करिए, उसको सिखाइए कि भाई आज 1,00,000 रुपए का केसीसी है, आप अच्छे से व्यवहार करिए, आपको और केसीसी देंगे। उसको एक मजबूत संबंध से जोड़ लीजिए, फिर आप उनकी मदद करिए तो एक बार हो सकता है। अदरवाइज अगर कानून सम्मत जाएंगे तो बैंकर्स को दिक्कत आती। ज़्यादातर केस में आप देखिए जहाँ भी कोर्ट केस होता है, कोर्ट हो गए, आरबीआई हो गया, जहां भी ये केस चलता है ज्यादातर जो होते हैं कस्टमर के फेवर में होते हैं, है ना। क्यों? सर क्योंकि हम हैं बैंकर्स हैं, बहुत सारे काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रोसीजर लैप्सेस हो जाता है, एक प्रोसीजर लैप्सेस होता ही होता है, तो वैसे केसेस हम हार जाते हैं, ठीक है। तो अभी श्वेता जी जुड़ चुके हैं, है ना। तो फौजी प्रदीप जी आज का बहुत बहुत धन्यवाद सर। बढ़े रहा। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जिंदगी अगर सवाल है तो जवाब हो आप, जिंदगी अगर चांद है तो महताब हो आप, जिंदगी अगर बाग है तो गुलाब हो आप, सीधे सीधे समझ लो लाजवाब हो आप, लाजवाब हो आप, ये लाजवाब तो हो। आपके लिए लागू है। और इसी तरह पढ़ते रहे तो एग्जामिनेशन में जो आएंगे सवाल उसके जवाब हो आप, उसके जवाब हो आप। तो श्वेता जी मेरी आवाज़ आप तक आ रही है तो आप ये सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। श्वेता जी नमस्ते, जी कैसे सर, हैं? नमस्कार सर। तो हम बढ़िया आज हूँ। आपका स्वागत हमारे फौजी प्रदीप जी करेंगे। फौजी प्रदीप जी, हमारे श्वेता मैडम नमस्कार। का स्वागत कर दीजिए। नमस्ते श्वेता मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। और उम्मीद है कि कुछ आज और नया सीखेंगे आपसे, और हमारे बैंकिंग सेक्टर में कार्यकुशल कार्य को निष्पादन करने में जरूर हमें मदद मिलेगी, और हमारे बैंकर साथियों को भी इसके लिए बहुत बहुत मदद मिलेगी। और विजय सर का फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं। हम लोग तो रोज वेट करते हैं कि सर आए, लेकिन पता है कि दिक्कतें होती हैं। फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम आप इस क्लास में आप